इस वीडियो में मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख के रखा हूँ। यदि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें तो आप एड्रिनल ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में सभी चीज़ें जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एड्रिनल ग्रंथि होती क्या है। तो एड्रिनल ग्रंथि है वह हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो कि अपने जो हार्मोन्स है उसको सीधे रक्त में प्रवाहित कर देती है। और हमारे शरीर में एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, मतलब दो, वन पेयर, मतलब दो एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है जो कि वृक्क के ऊपर पाई जाती है। देखिए, ये देखिए, एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि है, ये एक और ये दो, जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है। और यह संयोजी ऊतक से एक बने कैप्सूल से घिरी रहती है। ये एक संयोजी ऊतक का कैप्सूल है, उससे ये घिरी हुई है। और इस ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए सुप्रारीनल ग्रंथि के बारे में बताइए, ये भी बोलता है। तो सुप्रारीनल ग्रंथि ये भी एड्रिनल ग्रंथि ही है। तो आप जान गए कि वृक्क के ऊपर में पाई जाती है। उसके बाद देखिए, इसका जो ये बाहरी भाग है, ये भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसका जो अंदर का भाग है वह मेड्यूला कहलाता है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला यह तो आप जानते ही होंगे। तब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैंने बताया इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का भाग मेड्यूला कहलाता है। तो ये जो बाहर का भाग है ये सब कॉर्टेक्स है। उसके बाद कॉर्टेक्स के भी तीन भाग होते हैं। कॉर्टेक्स भी तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। इसका सबसे जो बाहरी भाग है, जो ये वाला भाग है, ये सबसे बाहरी भाग, वो कहलाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर का जो भाग है ये भाग कहलाता है जोना फेसिक्यूलेटा। ये उसके बाद उसके और अंदर का भाग कहलाता है जोना रेटिक्युलेरिस। ये तीन भाग हो गए कॉर्टेक्स के। अब तीनों भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये देख लेते हैं। जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसके द्वारा एल्डोस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा है उसके द्वारा एल्डोस्टेरॉन प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों हार्मोन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। उसके बाद इसके सेकंड भाग जोना फेसिक्यूलेटा, इसके द्वारा सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हार्मोन स्रावित किया जाता है। एक हार्मोन फेसिक्यूलेटा के द्वारा इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित किया जाता है जोना फेसिक्यूलेटा के द्वारा। उसके बाद जो तीसरा भाग है रेटिक्युलेरिस, इसके द्वारा एंड्रोजन का स्रावित किया जाता है। एंड्रोजन का स्राव किया जाता है। एंड्रोजन है जो कि टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करता है। एंड्रोजन है वह टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करता है। देखिए, इसके नोट्स दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, कॉर्टेक्स भाग के द्वारा ये तीनों हार्मोन स्रावित करते हैं। कॉर्टेक्स के ये जो एल्डोस्टेरॉन है एल्डोस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो सबसे बाहरी भाग है ये। उसके बाद जो जोना फेसिक्यूलेटा है उसके द्वारा सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव होता है। और जो लास्ट भाग है रेटिक्युलेरिस, इसके द्वारा एंड्रोजन का स्रावित होता है जो टेस्टोस्टेरॉन के रूप में होता है। उसके बाद इसके मेड्यूला भाग के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन। इसको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जो मेड्यूला भाग के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। उसके बाद अब इनके कार्य देख लेते हैं, इन सभी हार्मोन्स के कार्य। जो एल्डोस्टेरॉन है वह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जो एल्डोस्टेरॉन है वह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है।
उसके बाद जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है यह ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं। उसके बाद एंड्रोजन है, ये एक सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। और यह जो टेस्टोस्टेरोन है वह जो मेल्स है उसमें द्वितीयक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला है कॉर्टिसोल, ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का ही कार्य करता है। उसके बाद जो मेड्यूला के द्वारा स्रावित होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जो ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये जब हम किसी भय की स्थिति में आते हैं या किसी चिंता की स्थिति में आते हैं, तनाव की स्थिति में आते हैं, उस समय जो हमारे शरीर के जो बोला जाए तो लीवर है उसमें पाया जाता है एक एंजियोटेंसिन, लीवर में पाया जाने वाला एंजियोटेंसिन, उसको यह इंक्रीज कर देता है या फिर उसके साथ मिल जाता है और यह उस स्थिति को हमें सहने की क्षमता देता है। ये तनाव और चिंता की स्थिति को सहने की क्षमता देते हैं। उसके बाद देखिए अब इसके स्ट्रक्चर हो गया, इसका हार्मोन्स हो गए। उसके बाद देखते हैं अब इसके हार्मोन का सिंथेसिस। तो दो भाग देखे हमने, मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों। तो सबसे पहले मेड्यूला के द्वारा कौन कौन से हार्मोन है, दो, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो टायरोसिन होता है, जो ये देखिए टायरोसिन जो है, टायरोसिन का हाइड्रोक्सीकरण होता है। मतलब टायरोसिन जो है, जो अमीनो एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और वह डोपा का निर्माण करता है। ये एक प्रोटीन है डोपा। टायरोसिन के हाइड्रोक्सीकरण के कारण डोपा का निर्माण होता है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो ये डोपा है इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, मतलब इससे कार्बन निकलता है और कार्बन निकलने के बाद डोपामीन नामक अमीनो एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद जो ये डोपामीन है वह जाकर जो वेसिकल्स है ब्लड के उसमें चला जाता है। उसके बाद इस डोपामीन है उसका फिर से हाइड्रोक्सीकरण होता है, डोपामीन के साथ फिर से हाइड्रोजन जुड़ जाता है और वह बनाता है नॉन एपिनेफ्रिन। उसके बाद जो नॉन एपिनेफ्रिन है उसका मिथाइलीकरण होता है जिससे एपिनेफ्रिन बनता है। इसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए मैं लाइन से बता रहा हूँ। सबसे पहले टायरोसिन, जो अमीनो अम्ल है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसका हाइड्रोक्सीकरण होगा जिससे निर्माण होगा डोपा का। टायरोसिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोक्सीकरण होगा जिससे डोपा का निर्माण होगा। उसके बाद जो डोपा है उसका डीकार्बोक्सिलीकरण होगा, मतलब इससे कार्बन निकलेगा जिससे डोपामीन का निर्माण होगा जो कि एक अमीनो अम्ल है। डोपा उससे कार्बन निकलेगा, डोपामीन का निर्माण होगा। उसके बाद जो डोपामीन है ये चले जाएगा वेसिकल्स में फ्लो होने, ये बहुत सारे वेसिकल्स हैं उनमें फ्लो होने जाएगा। उसके बाद जो ये डोपामीन है उसके साथ फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, डोपामीन के साथ फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये बनाएगा नॉर एपिनेफ्रिन। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ नॉर एपिनेफ्रिन। उसके बाद जो ये नॉर एपिनेफ्रिन है उसके साथ मेथाइल समूह जुड़ेगा CH3 और ये बन जाएगा एपिनेफ्रिन। आप इतना को भी लिख सकते हैं, जो ये फ्लो चार्ट है इसको भी बना सकते हैं आप। देखिए इसको एक बार और बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले टायरोसिन जो अमीनो अम्ल है उससे हाइड्रोजन जुड़ के डोपा बनाएगा। उसके बाद इस डोपा जो बना है उससे कार्बन निकलेगा जिससे डोपामीन बनेगा, डोपामीन का निर्माण होगा। उसके बाद ये डोपामीन जो वेसिकल्स है उसमें फ्लो होने चला जाएगा। उसके बाद इस डोपामीन से भी हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब सॉरी हाइड्रोजन जुड़ेगा और फिर नॉर एपिनेफ्रिन का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ने के कारण हाइड्रोक्सीकरण होगा जिससे नॉर एपिनेफ्रिन का निर्माण होगा।
उसके बाद ये नॉर एपिनेफ्रिन बना है, उससे मिथाइल जुड़ेगा जिससे एपिनेफ्रिन का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास जो जो चाहिए था, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। तो ये मेड्यूला के द्वारा जो हार्मोन बनते हैं उसका निर्माण हम जान गए। उसके बाद अब देखते हैं हम कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं बहुत सारे, उनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉर्टेक्स के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनको स्टेरॉइड कहते हैं, ये जान लें आप। कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन को स्टेरॉइड कहते हैं। कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन को स्टेरॉइड कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ग्रंथि है, जो एड्रिनल ग्रंथि, उसमें पाया जाता है एसीटेट पाया जाता है। अब नोट करते जाएंगे, नोट्स में भी मेरा ये मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो नोट्स से ही बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये एसीटेट जो कि हमारे जो शरीर के जो एड्रिनल ग्रंथि है उसमें पाया जाता है, ये उसके सेल्स में। उसके बाद जो ये एसीटेट है वह एसिटिल को एंजाइम के कारण यह कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। देखिए, एसीटेट है वह एसिटिल को एंजाइम के कारण कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। उसके बाद जो ये कोलेस्ट्रॉल है वो किस में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए विशेष होते हैं। तो जो रिसेप्टर है जो कोशिका झिल्ली में है वे कोलेस्ट्रॉल को बंधित कर लेते हैं। उसके बाद एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है, जिससे ये ब्लड में डाल दिए जाते हैं या फिर रक्त में अवशोषित कर ले जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमें मिल गया। उसके बाद इस कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन का निर्माण होगा इस कोलेस्ट्रॉल से। उसके बाद जो ये एक जो एंजाइम है प्रेग्नेनोलोन, उससे एक परिवर्तन होगा जिससे कई हार्मोन्स का निर्माण होगा। जैसे इससे एक प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होगा और इससे 17OH प्रेग्नेनोलोन का निर्माण होगा। उसके बाद ये दोनों जो प्रोजेस्टेरॉन और 17OH प्रेग्नेनोलोन बने हैं, ये आपस में मिलके 17OH प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करेंगे। उसके बाद जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ये खुद आगे चलकर निर्माण करेगा एल्डोस्टेरॉन का। जो ये प्रेग्नेनोलोन है 17OH, यह एंड्रोजन का निर्माण करेगा। और जो ये 17OH प्रोजेस्टेरॉन है यह कॉर्टिसोल का निर्माण करेगा। और इन सभी निर्माण की क्रिया किस में होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उनमें ये सभी क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट को ही बना देंगे और इसके बारे में लिख भी देंगे कि एसीटेट है एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली से बंधित होकर एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा रक्त में आ जाएगा। फिर उससे प्रेग्नेनोलोन का निर्माण होगा। फिर इससे प्रोजेस्टेरॉन और 17OH प्रेग्नेनोलोन का निर्माण होगा। फिर ये दोनों मिलकर 17OH प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे और यह एल्डोस्टेरॉन बनाएगा और ये कॉर्टिसोल बनाएगा, ये एंड्रोजन बनाएगा। और ये सभी क्रियाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो ये आप लिख लेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा इन हार्मोन का निर्माण कैसे हो गया। अब इन हार्मोन जो बने हैं, जो हार्मोन्स बन गए हैं, उनका स्राव का नियमन कैसे होता है। देखिए, 3 हार्मोन्स हमारे पास बने हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। तो इन दोनों का जो स्राव का नियमन है वो एक समान होता है, लेकिन इसका अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका डिफरेंट होता है किसका, एल्डोस्टेरॉन का डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है देखिए। तो देखिए, सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन का जो स्राव है उसका नियमन इन 4 तरीकों से होता है। मतलब उसके जो स्राव है इसको ये जो 4 कारक हैं, फैक्टर्स है, वो प्रभावित करते हैं। एक तो
जो बाह्य कोशिकीय द्रव है उसमें सोडियम की सांद्रता, उसके साथ ही साथ उसमें पोटेशियम की सांद्रता, और तीसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र, रेनियो एंजियोटेंसिन तंत्र, ये देखिए ये। और चौथा है ACTH हार्मोन यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये चारों इसके स्राव को नियमन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि कोई बाह्य कोशिकीय द्रव है, कोशिका के बाहर, यदि सोडियम की सांद्रता कम हो जाएगी, याद रखेंगे सोडियम की सांद्रता यदि कम हो गई, कम को मैं माइनस लिख दिया हूँ, तो जो एल्डोस्टेरॉन है, ये एल्डोस्टेरॉन है वह इंक्रीज होगा। अगर सोडियम की सांद्रता कम होगी तो एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा, और यदि पोटेशियम की सांद्रता कम हो गई तो एल्डोस्टेरॉन की सांद्रता भी कम हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। अगर सोडियम कम होगा तो एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन हाई हो जाएगा, और यदि पोटेशियम कम होगा तो एल्डोस्टेरॉन भी कम हो जाएगा। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र। ये किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए यदि हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो गई, इसको मैं आपको फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ। यदि शरीर में सोडियम की कमी हो गई तो सोडियम कम होता है मतलब नमक कम हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर में भी कमी हो जाएगी। तो जब ब्लड प्रेशर है जो वह कम हो जाता है तो जो हमारे शरीर का जो किडनी है वह रेनिन का स्त्राव करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन जो तंत्र पढ़ रहे हैं उसमें जो किडनी है वह रेनिन का स्त्राव की, किडनी है वह रेनिन का स्त्राव की। अब जो ये रेनिन है वह यकृत में पाए जाने वाले, यह रेनिन यकृत में पाए जाने वाले जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन, इसके स्त्राव को भी उद्दीपित कर देते हैं, जिससे ये दोनों मिलकर एक साथ बन गए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये सिस्टम इंक्रीज हो गया, मतलब इस सिस्टम का निर्माण हुआ तो जो एल्डोस्टेरॉन है इसका भी निर्माण बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। एक बार मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको लिखते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। सबसे पहले सोडियम की कमी हुई तो ब्लड प्रेशर में भी कमी हुई, तो जो किडनी है, किडनी के द्वारा क्या स्रावित हुआ? रेनिन। अब ये जो रेनिन है वह यकृत के जो एंजियोटेंसिन, AT भी लिखा जाता है उसको, जो एंजियोटेंसिन है उसके स्राव को बढ़ाएगा। तो ये दोनों एक साथ मिलकर रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र बनाए। अब ये है वो एल्डोस्टेरॉन के स्राव को इंक्रीज कर देंगे। तो इनके स्राव का नियमन भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और जो हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और इसके स्रावित होने के कारण भी जो एल्डोस्टेरॉन है वह भी हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेरे को आशा है कि आप इस वीडियो के बारे में सभी चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे, इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर यदि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, यदि आप और किसी टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।